हेलो क्लास 9, यू ऑल आर वेलकम टू आवर क्लासेस। बेटा हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं साइंस का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आपके स्कूल में ग्रेविटेशन हो गया है, मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगी। बीट बाई बीट, लाइन बाई लाइन आप लोग इसको पढ़ना, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो पहले चैप्टर में हमने पढ़ चुका था मोशन। मोशन क्या है, मोशन का इक्वेशन डिराइव किए थे और टाइप्स ऑफ मोशन सब कुछ पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। तो मोशन में फोर्स का क्या जरूरत है, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। फोर्स का मतलब क्या है, एनी एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। क्लास 8 में हमने पढ़ा हुआ था इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। बेटा आप लोग कहीं पे भी मॉल में जाते हो, बड़ा मतलब किसी दुकान में जाते हो, अगर कांच का डोर है वहां पे पुश एक जगह पे लिखा है पुल। पुल मतलब क्या करना है, अपनी तरफ खींचना है। पुश मतलब उसको धक्का देना है। देखो ये क्या है, एक दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने रखा है, यहाँ पे एक पर्सन है, ये क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। समझ में आ गया। तो ये पर्सन इधर हो जाएगा, ओके। ये उसको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। समझ में आ गया। उसको धक्का देना मतलब पुल है, पुश मतलब अपनी तरफ खींचना। ऐसे बहुत सारे काम आप अपने दिन में करते हो, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, ड्रॉयर है आपका, बॉक्स है, उसमें से ड्रॉयर में से आप निकाल रहे हो, तो आपने क्या किया, पुश किया, ठीक है। सॉरी मैंने गलत लिखा है, एक यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया है। देखो पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा, ओके। पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, पुश मतलब धक्का देना। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा, अपनी तरफ जब खींचते हैं तो हमने क्या किया, अपनी तरफ हमने खींचा तो पुल किया। जब किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा तो हमने क्या किया, पुश किया, ठीक है। तो हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, एनी वर्क। हम लोग चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ सामान को लिफ्ट करते हैं, कुछ सामान उठाते हैं, तो बहुत तरह का हम काम करते हैं। तो सभी के सभी हमारा क्या होता है, उसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं हम फोर्स। क्लास 8 में पढ़ा हुआ था, फोर्स का मतलब ही है पुश एंड पुल, वही पढ़े थे हम लोग। अभी थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। उसमें भी हमने देखा था फोर्स में क्या क्या इफेक्ट है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। आपने देखा था मूव है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर एक क्रिकेट बॉल रखा हुआ है या फुटबॉल रखा हुआ है, हमने उसको किक मारते हैं तो ये क्या होता है, मूव हो जाता है। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेचू में था, हमने उसको किक मारा, ठीक है। स्टॉप है मूविंग ऑब्जेक्ट, ओके। अगर हमको फुटबॉल का ही मैं लगाती हूँ एग्जाम आपको, फुटबॉल का गोलकीपर एक तरफ रुका हुआ है, जब हम बॉल फेंकते हैं तो उसकी तरफ वो बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं। समझ में आया। तो उसने क्या किया, फोर्स लगा के मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप किया। नेक्स्ट है चेंज द डायरेक्शन। अब आप क्रिकेट बॉल खेलते हो या फुटबॉल में देखो, फुटबॉल में जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बॉल देता है किक मार के, वो क्या करता है, उसके पास जब जाता है और सडन किक मारता है दूसरे, तो दूसरी तरफ वो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इन दैट वे इट कैन चेंज द डायरेक्शन आल्सो। एंड लास्ट इज योर चेंज द शेप। हाउ कैन वी चेंज द शेप, जब व्हेन वी नीड इट ऑफ, जब हम आटा गूंथते हैं तो क्या होता है, देखो जब गूंथते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है। अब बॉल बैलून को देख लो, यहाँ पे देखो आपकी बुक में डायग्राम भी दिया है, आपकी बुक में दिया है किसका डायग्राम, एक बॉल है, स्पॉन्ज बॉल है, उसको दोनों तरफ से धक्का देने से क्या होता है, वो चिपटा हो जाता है। फुला हुआ बैलून है, ठीक है, उसको भी हम अगर धक्का देते हैं तो ये शेप चेंज हो जाता है। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाता है, जब छोड़ते हैं फिर से रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये सब क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। और हमने एक क्लास में क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में हमारा था कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स आप लोगों को याद होगा, क्या क्या कॉन्टैक्ट, जो फोर्स कॉन्टैक्ट में होगा कॉन्टैक्ट फोर्स, जो फोर्स बिना कॉन्टैक्ट क्या होगा, अरे बिना कॉन्टैक्ट का कौन सा फोर्स होता है, चलो याद करो। बिना कॉन्टैक्ट का मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बाकी कॉन्टैक्ट में कौन कौन है, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ये सभी हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। और हम अभी लेकिन यहाँ पे और एक चीज नया पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज योर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या पढ़ेंगे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ पे आपका दिया गया है बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स देखो क्या है, अगर दोनों ही फोर्स सेम है लेकिन ऑपोजिट साइड में अगर है, तो जिस तरह से अगर मैं बोलूंगी दरवाजे के इस तरफ, दरवाजे के उस तरफ, सेम हेल्दी पर्सन खड़े हैं और दरवाजे को वो खींचने की कोशिश करे और ये दरवाजे को खींचने की कोशिश करे, तो क्या होगा, देयर इज एनी चेंज, देयर इज नो चेंज। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज बैलेंस फोर्स,
फिर डू नॉट कॉज एनी चेंज इन मोशन, ये इस तरह का फोर्स है जहां पे मोशन में कोई चेंज नहीं होगा. डू नॉट चेंज, डू नॉट कॉज एनी चेंज, देयर इज नो चेंज. ओके, और क्या कह सकते हो आप, दिस आर इक्वल एंड ऑपोजिट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको एक पर्सन यहाँ पे खींच रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन. यहाँ पे भी एक पर्सन है, ओके, ये भी फोर्स लगा रहा है कितना 5 न्यूटन. ये ऐसे करके खींच रहा है, ये ऐसे करके खींच रहा है. अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा, कहाँ मूव होगा, इस तरफ खींच रहा, बताओ चलो. नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0. देयर इज नो चेंज. देखो इधर जा रहा है, इधर जा, ऑपोजिट, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो नेट फोर्स हमारा क्या है, 0. देयर इज नो चेंज. दिस इज योर बैलेंस्ड फोर्स. कभी भी कोई भारी बक्सा है, ठीक है, बहुत सारा भारी बक्सा है और आप खींचने की कोशिश करते हो, अगर दो पर्सन एक तरफ आके दोनों को खींच दिए तो क्या हो जाएगा, एक तरफ चला जाएगा. लेकिन दो पर्सन दोनों तरफ रह के आप खींच रहे हो, वो उधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, अगर दोनों का हमारा फोर्स सेम है तो हमारा वहां पे चेंज नहीं होगा. देयर इज नो चेंज. देन व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उतना ही मास का है और यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है ये कितना एयर खींच रहा है, किससे, 5 न्यूटन से. और इधर जो पर्सन खड़ा है वो कैसे खींच रहा है, 10 न्यूटन से खींच रहा है. तो किसका फोर्स ज्यादा है, 10 न्यूटन वाला. ये क्या करेगा, क्योंकि ये 5 न्यूटन है इसलिए कमजोर पड़ जाए. फॉर एग्जांपल एक बक्सा रखा है, एक तरफ एक हेल्दी पर्सन है, एक तरफ एकदम दुबला पतला वाला है, दोनों खींच रहे हैं. अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है जो हेल्दी पर्सन है तो क्या होगा, बक्सा ऑब्वियसली उसकी तरफ चला जाएगा, ठीक है. लेकिन जो वीक पर्सन है उसने जोर लगाया है लेकिन उससे कंपैरेटिवली कम है, तो ये क्या हो जाएगा, और उधर शिफ्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने किस तरह का फोर्स बताएंगे, इसको अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है. सेम फोर्स नहीं है, सेम फोर्स नहीं है. नॉट इक्वल, फोर्स आर नॉट इक्वल. कॉज चेंज इन मोशन, कॉज चेंज इन मोशन, चेंज इन मोशन मतलब मोशन को हमने चेंज किया, यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे चेंज इन मोशन, इतना ध्यान रखना है. और कुछ नहीं, जहाँ पे दो फोर्स अलग अलग है, ठीक है, कम ज्यादा है, तब हो जाएगा आपका अनबैलेंस्ड फोर्स. जहाँ पे दोनों फोर्स सेम है, ऑपोजिट एंड इक्वल है, तो हमारा हो जाएगा बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है. और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फोर्स का, व्हाट इज द फॉर्मूला फोर्स हम लोग पढ़ चुके हो. F इज इक्वल टू एम, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, या तो आपने इस पर पढ़ा होगा. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इसका डेरिवेशन किस तरह से है हम आगे इसको निकालेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ में है, तो आप इतना ही जान लो. एंड व्हाट इज इट्स यूनिट, यूनिट इसका क्या है, न्यूटन है. क्या है, न्यूटन. कभी फोर्स अप्लाई करना है तो हम केजी मीटर ये नहीं लिखते हैं, सबका यूनिट होता है ना एमकेएस सीजीएस. तो एमकेएस यूनिट इसका क्या है, न्यूटन है. क्या है, न्यूटन. ओके. और ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, चलो बताओ. देखो मास है स्केलर क्वांटिटी, बट एक्सीलरेशन आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स का भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है ओनली मैग्नीट्यूड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. याद रखना स्केलर क्वांटिटी क्या है, जहां पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है. फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगी इस पेन का क्या है, ये पेन का लेंथ कितना है, डायरेक्शन चाहिए क्या, कोई भी डायरेक्शन ले लो लेंथ एक ही आएगा, ठीक है. लेकिन मैं बोलूंगी यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो मैं डायरेक्शन के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और सपोज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरा स्कूल यहाँ से स्कूल तक है, तो डायरेक्शन के साथ में जाऊंगी. लेकिन मैं बोलूंगी डिस्टेंस इसका लेंथ कितना है पेन का, इसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए मुझे, तो ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी. जहां पे डायरेक्शन आया ये हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी. फाइन. अब हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ. ओके, न्यूटन कौन सा लॉ बनाए थे मोशन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अरिस्टोटल, गैलीलियो, ये सभी बोले कैसे ऑब्जेक्ट मूव होता रहता है, कैसे ऑब्जेक्ट रुक जाता है. अभी हम बोलेंगे जैसे बॉल है, बॉल एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, हम उसको किक मारते हैं, थोड़ी देर के बाद ये रुक क्यों जाता है. इस तरह से बहुत सारा हमारा डिस्कशन हुआ था. लास्ट में हमारा सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने क्या किए, 3 लॉ निकाले मोशन का, ठीक है. तो हम स्टेप वाइज पढ़ते जाते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन कुछ लॉ में आके पहुंचे. उस लॉ का पहला लॉ है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ. न्यूटन फर्स्ट लॉ का बेटा डेफिनेशन बहुत लंबा है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, इसको समझना बहुत जरूरी है. ये कहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेचू में है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ पे ही रहेगा. अगर कोई चीज मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, कब तक, जब तक बाहर से कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना किया जाए. यस, हमेशा ऐसा है.
मैं अभी पेन को उठा रही हूँ, इसलिए पेन उठाती हूँ कि मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। जब मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया था ये रेस्ट में था। मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल आपका प्लानिटरी मोशन, आपका जो भी प्लानिट सब घूमते रहते हैं, आपका सेटेलाइट घूमते रहते हैं, ये तो अपनी अपनी जगह में घूमते रहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड में। कब तक? जब अगर हम उसको रोक के रखेंगे तो ये रुक जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो देखते हैं डेफिनेशन इसका। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। अगर गाड़ी मूव कर रही है तो मूव करने की कोशिश करेगा जब तक हमने ब्रेक अप्लाई नहीं किया। ब्रेक अप्लाई किया मतलब फोर्स अप्लाई किया। इन ए स्ट्रेट लाइन with a uniform speed unless and until and external, यहाँ पे क्या है? unbalanced external force जो आपने अप्लाई किया है, it is unbalanced force। कौन सा फोर्स है? unbalanced force is applied on it। जब से बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है, जो बॉडी स्टेचू में है या रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, जो मूव कर रहा है मूव करता रहेगा, ठीक है। इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। अब आप बोलोगे इनर्शिया है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? ठीक है, इनर्शिया क्या है? हर ऑब्जेक्ट का एक टेंडेंसी होता है, अपने अंदर का टेंडेंसी, उसको कहते हैं इनर्शिया। किस तरह का टेंडेंसी? द टेंडेंसी ऑफ एन बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू इन मूविंग। एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करना, और जो बॉडी मूव करता है मूव करता ही रहेगा, उस चीज को हम बोलते हैं the tendency or the capacity of the object is known as your inertia. That's why the first law is known as your inertia. First law is also known as your law of inertia. Inertia is maybe of three types: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. अब आप बोलोगे व्हाट डू यू मीन इनर्शिया ऑफ रेस्ट? सभी चीजें अपनी जगह में रहने की कोशिश करते हैं और नहीं पसंद करते अपनी जगह से कोई उसको चेंज करे पोजीशन। दैट इज नॉन एज योर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जांपल कोई भी सामान एक जगह में रखा हुआ है तो उसके अंदर वो टेंडेंसी है कि वो वहां पे ही रहेगा। दैट इज नॉन एज योर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल अभी गाड़ी मूव कर रही है गाड़ी स्पीड में, जब तक आपने ब्रेक अप्लाई नहीं किया गाड़ी नहीं रुकेगा। समझ में आ गया? दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। अब आप बोलोगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? जब आप कहीं जाते हो, याद करो गाड़ी में अगर आप लोग सपोज जा रहे हो, अपने एक शार्प टर्निंग आया, शार्प टर्निंग में जब आप जाते हो, आप राइट जब मुड़ते हो आपका बॉडी लेफ्ट की तरफ हो जाता है, क्लियर। और जब आप लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे और राइट की तरफ लेफ्ट टर्न हो जाता है, तो ये क्या है? दैट इज योर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो होता क्या है, ये अपने आप को हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करता है। किसको? फॉर एग्जांपल देखो एक पेड़ है, पेड़ में पत्ते लगे हैं, समझ में आया? पत्ते हमेशा क्या करेंगे? स्टेचू है, हल्का हवा से इधर उधर चेंज होते हैं, लेकिन वो क्या है? रेस्ट में है। अब हम क्या करेंगे, सपोज जाके एक छोटा सा पेड़ है, छोटा पेड़ है, ज्यादा बड़ा नहीं है, धीरे धीरे उसमें पत्ते सूखने लगे हैं। अब जाऊंगी मैं वहां पे जोर से पत्ते पेड़ को हिला दूंगी तो क्या होगा? सारा का सारा सूखा पत्ता नीचे गिर जाएगा। किसके वजह से? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों हुआ? वो पत्ते क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? लीव्स है, ओके। ये क्या है? ये जो लीव्स पोजीशन कांटेक्ट वाले, यहाँ से यहाँ तक ये स्टेचू है, यहाँ से यहाँ तक स्टेचू है। जब मैं हिला रही हूँ ये कोशिश करेगा मुझे तो वहीं पे ही रुकना है, ठीक है, लेकिन मैं पेड़ को हिला रही हूँ तो कहाँ पे प्रॉब्लम होगा? जहाँ जॉइंट है वहां पे क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। अगर ये सूखा पत्ता है तो क्या हो जाएगा? लीव्स, पत्ते झड़ जाएंगे, ठीक है। और क्या है? देखो फॉर एग्जांपल जब हम कारपेट साफ करते हैं, बहुत सारा आपका क्वेश्चन में आएगा, इसमें इंटरेस्ट क्वेश्चन उसी में होगा, ये सब देखना, ये उसी का ही आंसर है। जब हम डोरमेट साफ करते हैं, बाहर लेके धूल को बहुत जोर से झाड़ते हैं, तो हमको लगता है धूल उड़ के जा रहा है, नहीं, धूल उड़ के नहीं जा रहा है। धूल सब जो डस्ट है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम मूव किसको करते हैं? कारपेट को। तो कारपेट को जब जोर से बाहर के हम निकाल देते हैं तो कारपेट को हम तो ले आए, लेकिन डस्ट क्या है? वहीं पर रहने की कोशिश करता है। दैट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। अब मोशन क्या है? देखो गाड़ी में जैसे आप लोग जा रहे हो, हम लोग गाड़ी चल रहा है, हम लोग गाड़ी में बैठे हैं,
अचानक से जब ब्रेक लगता है हमारा बॉडी क्या होता है, पीछे की तरफ चला जाता है। ध्यान रखना इसका, बॉडी कहाँ जाता है, पीछे की तरफ। क्यों, हमारा बॉडी क्या था, मोशन में था, मूविंग में था। जब इसको ब्रेक अप्लाई किए वो बॉडी भी क्या करता है, मोशन में रहने की कोशिश करता है। ठीक है, तब बॉडी क्या होगा, जैसे यहाँ से कमर से आधा वाला पोर्शन आपका यहाँ पे, ठीक है, आप मूव करते जा रहे हो, मूव करते जा रहे हो, मूव करते जा रहे हो, एक जगह सडन क्या होगा, गाड़ी रुक गया, लेकिन आपका बॉडी कहाँ कर रहा है, मूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, बॉडी आगे चला जाएगा। ठीक है, एक जगह में अगर रेस्ट में हो, गाड़ी स्टार्ट किया तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हो। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, आगे आधा पोर्शन आगे निकल गया। लेकिन जब गाड़ी मूव करती रहती है, आप भी मूव करते रहते हो, अचानक ब्रेक लगा तो बॉडी का नीचे वाला हिस्सा ब्रेक में रह गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, फ्री होता है, तो वो आगे की तरफ झुक जाता है। क्यों, क्योंकि बॉडी मोशन में है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया डायरेक्शन आपको मैंने बता दिया किस तरह से हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो देखना, आप जब साइकिल रेसिंग होता है, बाइक रेसिंग होता है, रेसिंग में जब टर्निंग आता है, टर्निंग के टाइम जितना इससे टर्न करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉडी थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, इस तरह ऐसे झुक जाएगा। दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो फास्ट लॉ ऑफ मोशन में आपकी बुक में बहुत सारा चीज यहाँ पे दे रखा है, एक्टिविटी दिया है, किस तरह से एक बॉल को हमने छोड़ा तो ऊपर गया, वहां से फिर आके फिर कैसे गया, उसके बाद गालीलियो क्या बोले थे। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ एक्टिविटी दिया है। अच्छा, उस एक्टिविटी को देख लेते हैं। पहला एक्टिविटी है हमारा कैरम बोर्ड। जब हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, देखो मैं यहाँ पे स्ट्राइकर है, आपको बताती हूँ, एक मिनट। ओके, सभी बच्चे जरूर कैरम खेलते होंगे। देखो अभी तो जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें सभी बच्चे सब कुछ खेलना सीख गए होंगे, लूडो कैरम तो सभी बच्चे खेलते होंगे। देख लो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है रखा है, ठीक है, ये बोर्ड है, आपने कॉइन्स इस तरह से रखा है। गेम खेलते हैं, एक तो कॉइन खेलते हैं पैसा करके, ये 10 रुपीज का 10 है, 10 पैसा, और व्हाइट वाला जो होता है 20 पैसा। ये हमारा स्ट्राइकर है। बहुत फास्ट करके अगर मैं मारूंगी नीचे वाला को, क्या होगा, नीचे वाला खिसक के चला जाएगा, लेकिन ऊपर का पूरा नीचे आ जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो सकता है, बता सकते हो, क्योंकि हमने स्ट्राइक किया नीचे वालों को, नीचे का कॉइन को हमने स्ट्राइक किया, तो ये क्या होगा, ऊपर का ऊपर पूरा जैसा था वैसे नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लोग क्या कहते हैं, ये रहने की कोशिश करते हैं अपनी जगह में। देखो मैं ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, ओके, ये तो ठीक से नहीं हो पाया, उठ गया। ठीक है, तो अगर मैं नीचे वाला को मारूंगी तो ये नीचे चला जाएगा, ऊपर वाला क्या होगा, उसके ऊपर आके नीचे से रह जाएगा। ये क्यों हुआ, ठीक है, दैट इज ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। और एक एक्टिविटी आपका दिया है, ये आप घर में आज करने ट्राई करके देखना। और एक एक्टिविटी है, फॉर एग्जाम्पल हमने रखा है यहाँ पे ग्लास, एक क्या है यहाँ पे ग्लास रखा है, ओके, ग्लास के ऊपर हमने रख दिया है कार्डबोर्ड। क्या रखा है हमने, कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड के ऊपर क्या है, कॉइन। ठीक है, अब मैं इस कार्डबोर्ड को बहुत जोर से स्ट्राइक करूंगी तो कार्डबोर्ड चला जाएगा, क्या कार्डबोर्ड के साथ साथ कॉइन भी चला जाएगा। ये एक्टिविटी थोड़ा करके देखना, नहीं जाएगा। क्यों, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन है, हमने कॉइन, कार्डबोर्ड या पेपर, हार्ड पेपर कुछ भी रखा है, जब उसको स्ट्राइक करते हैं वो क्या मोशन में चला जाएगा, बट उसके ऊपर जो कॉइन है ये क्या करेगा, उसका टेंडेंसी क्या है, इट हैव रेस्ट। ओके, तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, वो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, लेकिन कागज चला गया, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो किसके अंदर चला जाएगा, ग्लास के अंदर। दैट इज ऑल्सो लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एक्टिविटीज यहाँ पे, एक्टिविटीज के साथ क्वेश्चन भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनर्शिया एंड मास। अब इनर्शिया एंड मास में क्या डिफरेंस है, ओके, नेक्स्ट हमारा है इनर्शिया एंड मास। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास। देखो इनर्शिया हमारा क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कीप द बॉडी इट रेस्ट और मूविंग और मूव इन द मोशन। तो इनर्शिया क्या कहता है, उसके अंदर का टेंडेंसी, अगर मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, लेकिन जब आपने देखा बहुत सारे एक्टिविटीज करते हुए, अभी जैसे ग्लास के ऊपर हमने कॉइन निकालने के लिए हमने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या हुआ, निकल गया, क्योंकि वो जो कॉइन का जो टेंडेंसी है उसका अंदर जाने वाला, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके मास के ऊपर। ठीक है, अगर हम क्रिकेट बॉल या फुटबॉल को हम मारेंगे उससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से आपके बुक में दिया है, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन जा रही है, एक बुलेट कार जा रही है, या तो बस जा रही है, आप क्या बोल सकते हो, किसका मास ज्यादा, किसका इनर्शिया ज्यादा है, किसका इनर्शिया कम है, अकॉर्डिंग टू मास। मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, मास से रिलेटेड है। अब किसका इनर्शिया ज्यादा है, ट्रेन का ज्यादा होगा कंपैरेटिवली बस, बस का ज्यादा होगा
कंपैरेटिवली बुलक कार्ट, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है? दैट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास क्या है? अगर उस इनर्शिया को मेजर करेंगे दैट इज नोन एज योर मास, ठीक है। तो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेचुरली एक ऑब्जेक्ट का जो टेंडेंसी है टू रेजिस्ट ए चेंज, वो चेंज को रेजिस्ट करता है इन इट्स मोशन और रेस्ट। रेस्ट में है, अगर मूव होगा तो रेजिस्ट करेगा जो चेंज को, उसको कहते हैं हमारा इनर्शिया। और व्हाट इज मोशन? इट द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज नोन एज योर मास, और द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज नोन एज योर मास। क्लियर? फर्स्ट लॉ कुछ भी नहीं है। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, और एक बॉडी अगर मूव कर रहा है तो मूव करने की कोशिश करेगा। कब तक? जब तक कोई बाहर से अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया गया है। दैट इज योर फर्स्ट लॉ। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज योर लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया? बिकॉज इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कीप द बॉडी एट रेस्ट और इन द मूविंग टिल मूव। ओके, अगर मूव कर रहा है तो मूव करने की कोशिश करता रहेगा, और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास? अगर मास ज्यादा है तो आपका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। एक बहुत बड़ा भारी ऑब्जेक्ट है, नीचे है, उसको धक्का दे रहे नहीं जा रहा है क्योंकि उसका मास ज्यादा है। अगर थोड़ा सा कम छोटा वाला ऑब्जेक्ट रखा, जैसे पेन रखा गया है, इसको मैं इजीली मूव कर सकती हूँ, क्लियर, क्योंकि इसका मास कम है। अगर यहाँ पे भारी बक्सा होगा, मैं हिला नहीं पा रही हूँ, इसका मास ज्यादा है, तो समझ में आ गया, जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा है, जिसका मास कम है उसका इनर्शिया कम है, ठीक है। अब आप जाते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। सेकेंड लॉ जानने से पहले हमको एक टर्म जानना बहुत जरूरी है, दैट इज योर मोमेंटम। सो व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? मोमेंटम है क्या? मोमेंटम क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके अंदर का जो स्पीड और उसका मास, दोनों की प्रोडक्ट को हम कहते हैं मोमेंटम। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, देखो किस तरह से, व्हाट डू यू मीन मोमेंटम? इट इज द मेजर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं? मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से। P इज इक्वल टू mv, P इज इक्वल टू mv, फिर m इज इक्वल टू मास एंड v इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे किस तरह से है, मास एंड वेलोसिटी क्यों लिया गया? मैं छोटा सा तो एग्जांपल ले रही हूँ। एक ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जिसका मास बहुत कम है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, और ऐसे भी हो सकता है जिसका मास बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी कम है। बहुत सिंपल से एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, आपका एक रोलर वाला गाड़ी है, रास्ता बनता है, रोलर वाला जो गाड़ी है बहुत भारी है, बहुत धीरे से ही आ रहा है और डाउन में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप उसका क्या हो जाएगा? भारी है, और ये इसको रोकने के लिए उसको इतना ही क्या चाहिए? इनर्शिया चाहिए। तो ये क्या मोमेंटम क्या हो जाएगा उसका? क्योंकि बहुत भारी है और ये धीरे से भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? उसका एकदम तेजी से चला जाएगा, है कि नहीं? जाएगा, और काम भी भारी है, इस वजह से उसका स्पीड मल्टीप्लाई करने से उसका मोमेंटम ज्यादा रहेगा, ठीक है। उसी तरह से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपका बुलेट, गोली, बंदूक में गोली देखो इतनी छोटी सी होती है, लेकिन ये क्या करते हैं? इंसान को खत्म कर देता है। किस तरह से? क्योंकि ये है इतनी छोटी सी चीज, लोहे की होती है, लेकिन इतना फोर्स से उसको अप्लाई किया जाता है, इतना फोर्स, तो ये क्या होता है? बहुत फास्ट स्पीड से जाके, और ये क्या होता है? किसी के अंदर, उसके अंदर एकदम प्रिक होके चला जाता है। तो ये क्या हो गया? दोनों तरफ हमने क्या किया? एक में क्या है? मास ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो इसका मोमेंटम कितना है? दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। उसी तरह से बुलेट में भी क्या है? मास बहुत कम है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो व्हाट इज द मोमेंटम? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। इसका अगर ऐसा यूनिट लिखेंगे तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मास का क्या है? केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने क्या देखा? मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो ताकत है, तो क्या है? मास एंड वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट, उसको कहते हैं मोमेंटम। द रेट ऑफ, पहले तो चेंज इन मोमेंटम मतलब पहला केस, सेकंड केस। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, याद रखना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम इसका डेरिवेशन करके देखते हैं। देखो, सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसका मास m है, ठीक है, हमने उसको फोर्स अप्लाई किया, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। उसको हमने फोर्स अप्लाई किया कुछ समय के बाद, कितने समय के बाद? t समय के बाद।
वो एक दूसरी जगह में पहुंच गया, तब भी उसका मास कितना है, m है, लेकिन उसका वेलोसिटी अभी क्या है, चेंज हो गया है, दैट इज योर v। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या क्या है, चेंज इन मोमेंटम। सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन मोमेंटम मतलब पहला मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, तो हमारा क्या हो जाएगा, mv माइनस mu, mv माइनस mu। m हमारा दोनों में कॉमन है क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, उसका मास हमारा सेम है, चेंज हुआ है वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है, mv माइनस mu। मैंने यहाँ पे m लिया है, कैपिटल M है, ये हमारा कैपिटल M। mu विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि रेट ऑफ चेंज जहाँ पे आ गया तो ये हमारा टाइम से रिलेटेड है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m कॉमन निकाल दो, v माइनस u बाय t, v माइनस u बाय t, तो v माइनस u क्या है हमारा, इज इक्वल टू v माइनस u बाय t इज इक्वल टू हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। याद है आप लोगों को पता है v माइनस u बाय t, v इक्वल u प्लस at, तो v माइनस u बाय t हमारा क्या है, a है, m है। तो ये क्या बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा कितना आ गया, ma। ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स जो अप्लाई हुआ इसके ऊपर, दैट मींस ma प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और क्या लिख सकते हैं, a प्रोपोर्शनल टू ma, a प्रोपोर्शनल टू ma, और f इज इक्वल टू ए कांस्टेंट ma, k कांस्टेंट ma। ठीक है, तो यहाँ पे k कांस्टेंट हमारा 1 आ जाएगा। क्यों आएगा, देखो जब न्यूटन क्या किए, 1 kg का लिए, मास कितना लिए 1 kg, और फोर्स कितना अप्लाई किए 1 न्यूटन, तब उन्होंने देखा उनका जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो 1 था, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या था, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस ये 1 ये 1 ये 1 है, तो k का वैल्यू कितना हो गया, 1 है। अगर k का वैल्यू 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि k हमारा क्या है, कांस्टेंट। k क्या है, कांस्टेंट। k अगर कांस्टेंट है तो हम कुछ भी लेंगे तो k का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हमने यहाँ पे देखा डिराइव से कि k के वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अगर k का वैल्यू 1 आया तो k कांस्टेंट अगर होगा तो हम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू ma। मैं आपको अभी अभी बोली थी, इसका मैं फॉर्मूला डिराइव करके दिखाऊंगी, दैट इज योर f इज इक्वल टू ma। वेरी सिंपल। चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने देखा किस तरह से ऑब्जेक्ट का रेट चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। पहला मोमेंटम सेकंड मोमेंटम को हमने माइनस किया, तो माइनस करने के बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब विद रिस्पेक्ट टू हमारा टाइम। टाइम के साथ हमने देखा m अगर कॉमन निकालेंगे क्योंकि m हमारा सेम है, तो v माइनस u बाई टी, और इक्वल क्या हो जाएगा, ma। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर सेकंड लॉ ये क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो प्रोपोर्शनल टू f, और क्या लिख सकते हैं, f इज प्रोपोर्शनल टू ma। ठीक है, लेकिन हम ये प्रोपोर्शनलिटी है तो अगर इक्वल लिखेंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज योर k। लेकिन न्यूटन जब डिराइव कर रहे थे तब उन्होंने क्या किया, 1 मास का 1 kg मास का एक ऑब्जेक्ट लिए, और 1 न्यूटन जब फोर्स अप्लाई किए तो उन्होंने क्या देखा, 1 आपका एक्सीलरेशन 1 आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब उन्होंने क्या किया, तब देखा सभी जगह पे 1 डाल दिया तो k का वैल्यू कितना आएगा, 1। अगर k आपका 1 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, f इज इक्वल टू ma। ये लो हमारा रियल लाइफ में कैसे मतलब कैसे अप्लाई हो रहा है। एक एक्टिविटी आपका एक एग्जांपल दिया गया है क्रिकेट बॉल कैच करने का। सो हाउ टू कैच ए बॉल, आप सभी को पता होगा ये क्या क्वेश्चन है, कैच कैसे करेंगे, ऐसे टच कर लो बेटा, ऐसे टच करोगे। और जब आप क्रिकेट देखते हो, जैसे धोनी, आप लोग को पता है ये लोग बॉलिंग करते हैं या बॉल को कैच करते हैं, बॉलिंग तो कर लिए, कैच करने के टाइम में हमें से देखना हाथ को थोड़ा ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं उसको मैं आज बता रही हूँ। क्योंकि देखो हमने क्या देखा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की जगह में मैंने क्या किया, v माइनस यू बाई टी लिखा। ठीक है, अब हमारा क्या है, बॉल का मास ऑलवेज सेम होता है। ये सब लोग, बॉल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है। ठीक, अब उसने क्या किया, बॉल को ऐसे पकड़ने की कोशिश किया। ओके, अब बॉल इसको उसने क्या किया, ऐसे डायग्राम में देखो, उसने इसको बॉल को पकड़ने की कोशिश किया, बॉल यहाँ पे था, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, उसके हाथ क्या है, जैसे धीरे 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 बॉल के साथ नीचे की तरफ आ जाता है। ऐसे होने से इसको क्या होगा, ज्यादा चोट नहीं लगेगा। क्यों, देखो मास ऑलवेज सेम है, मास में कोई चेंजेस नहीं है, मास जितना था उतना ही रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, भाई इनिशियल वेलोसिटी जितना
फोर्सफुली आया है, इनिशियल वेलोसिटी उतना है। फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, क्योंकि जब बॉल का पकड़ लोगे और रेस्ट में आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी आपका जीरो होने वाला है। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, मास हमेशा हमारा सेम है। तो चेंज किसके साथ होता है, हमारा टाइम के साथ, ठीक है। अगर टाइम हमारा ज्यादा लंबा ले लेंगे, फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जो फोर्स बीट होगा वो कम हो जाएगा। तो हमें देखो जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। और टाइम कमेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। टाइम ज्यादा बढ़ेगा, फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। जब भी फोर्स हम अप्लाई करेंगे टाइम से रिलेटेड, टाइम पे जितना हम लंबा खींचते जाएंगे, टाइम जितना नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो हमें फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। तो यहाँ कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, हमारा सेकेंड लॉ, ठीक है। अच्छे से देखना, क्यों यहाँ पे क्या है, अच्छे से देखो, सभी के सभी हमारा कांस्टेंट है, ये ठीक सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो चेंज कौन सा होने वाला, ओनली टाइम। तो टाइम ही हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जितना हम टाइम को नीचे की तरफ लेके उतना हमें क्या हो, फोर्स कम लगेगा, तो ज्यादा हमें क्या हिट नहीं होगा, हमारे ज्यादा हाथ को चोट नहीं पहुंचेगा। और बॉल को यार हम ऐसे पकड़ लेंगे तो हमें ज्यादा चोट लगेगा, क्योंकि बॉल का फोर्स बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जितना हम धीरे धीरे हाथ को लेते जाएंगे, टाइम को जितना कंज्यूम करते जाएंगे, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसीलिए जब हम बॉल को पकड़ते हैं, क्रिकेट बॉल को, तो हाथ ऑब्वियसली क्या होता है, धीरे धीरे करके नीचे की तरफ पकड़ते हैं बॉल को। हम लोग ऑब्वियसली पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट पकड़ लेंगे, तो हमारे हाथ को क्या हो सकता है, हिट हो सकता है। ठीक है बच्चों, हमारा सेकेंड लॉ कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल 9.1, 9.2, 9.3 ये सभी एग्जाम्पल से काम करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। न्यूटन स्टार्स का भी नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप क्या करना, नोट्स करना, इंग्लिश क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना। जो भी डाउट है मुझे एसएमएस करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके या तो फोन करके मैं मुझे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।